जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो हम लेके आए हैं 824 सीजे। 824 सीजे ये हमारा अनसॉल्व पेपर है विज्ञान का 2025 का ये सेट है। 824 सीजे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको हम पूरी पीडीएफ देने वाले हैं। पूरा हमारे पास सॉल्व करा हुआ है, सारे क्वेश्चन को इसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करके समझाया है। जैसा कि हम एक यही न्यूमेरिकल ले लेते हैं, हमने इस न्यूमेरिकल को देखो कितनी अच्छे से समझा के दिया है आपको। आप देखिए आराम से, इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझा के पूरा बताया है कि कैसे करके ये होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब पूरी हमने कंप्लीट लिखकर हैंड राइटिंग में समझाई है पीडीएफ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं पूरा आपको समझाता भी हूँ, समझाऊंगा भी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8006443216। इस पे व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, आप पीडीएफ जब आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लिखें सर क्लास लिखें, सर क्लास लिखेंगे आप और ये साल लिखेंगे और कोट लिखेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो उन सबको शेयर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारे चैनल का और बेहतर ग्रो हो सके और आपके लिए ऐसे ही हम वीडियो ला सके। क्योंकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग ईमानदारी से अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज की इस वीडियो में 824 सीजी में हम स्टार्ट करते पेपर। हम पेपर स्टार्ट करेंगे आपका। सबसे पहले हम करेंगे क्या बोलते हैं, बड़ात्मक प्रश्न। एमसीक्यू सवाल हम बाद में करेंगे। तो बड़ात्मक प्रश्न में पहला सवाल हमारे पास है, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु दोगुना बड़ा प्रतिबिंब, दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमें? दर्पण की फोकस दूरी। देखो दिया क्या है हमें, बता देते हैं आपको। दिया है हमें, देखो कैसे करेंगे। देखो दिया है हमें अवतल दर्पण बोला है, अब 25 सेंटीमीटर दूर रखी, मतलब u बराबर दे रखा है वस्तु की दूरी माइनस के 25 सेंटीमीटर। दोगुना बड़ा प्रतिबिंब बनाती है, ये m का मान है, रेखीय वर्धन m बराबर माइनस के 2, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो m का मान माइनस में लेंगे। हमें निकालना है f का मान, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए पहले हमें m बराबर लगाना पड़ेगा। m बराबर है माइनस के b बटे u होता है, m का मान माइनस के 2 दे रखा है, माइनस के v और u का मान माइनस के 25। u का मान कितना है? माइनस के 25 है। ठीक है, तो माइनस के 25 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 25 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? माइनस के 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा प्लस का बराबर माइनस के b, यानी b बराबर आ गया हमारे पास माइनस के 50 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? b का। अब दर्पण का सूत्र हम लोग जानते हैं, दर्पण का सूत्र क्या होता है बताएं आप? दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f का मान हमें निकालना है, v का मान दे रखा है माइनस के 50 और u का मान दे रखा है माइनस के 25। दोनों में लासा ले लेंगे, लासा आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 25 दूनी 50 होते हैं, यहाँ 2 आ जाएंगे, 2 और 1 कितने हो गए? माइनस के 3/50। ठीक है, 1/f उल्टा कर लेंगे तो यह जाएगा f बराबर 50 बटे माइनस के 3। आंसर कितना आ गया? 50 बटे, आंसर आ गया f बराबर माइनस के 50/3। ये हमारे पास आ गई फोकस दूरी। सवाल हो गया हमारा। ये सवाल कितने नंबर का है? ये सवाल 2 नंबर का, 2 नंबर के कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 2 नंबर कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखो मैं आपको पीडीएफ में भी ये सवाल दिखा देता हूँ, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। आप चाहे तो ये पीडीएफ ले सकते हैं, किसी को भी चाहिए आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये देखो सवाल समझाया है, u बराबर 25 दे रखा है, m का मान हमने ऐसे निकाला है, यहाँ पर आ गया 50 बटे माइनस के 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब पीडीएफ जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे इसको, फिलहाल अभी तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है सॉल्व। ठीक, अब इसके बाद देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास? अगला सवाल ये है,
संलग्न अगला सवाल ये, संलग्न चित्र में आवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? आवर्तनांक माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष। तो देखो चित्र क्या दे रखा है, मैं आपको चित्र दिखा दूं, पेपर में भी चित्र दे रखा है, आप चाहे तो चित्र दे सकते हैं, ठीक है। तो चित्र में आपको दिखा दूं, देखो चित्र क्या दे रखा है, आप देखा ध्यान से, चित्र ये दे रखा है, ठीक है। अब ये चित्र दे रखा है तो इस चित्र को यहाँ पर हम राइट करते हैं, पहले सबसे पहले चित्र को राइट करेंगे, उसके बाद देखो बनाएंगे पूरा कंप्लीट सवाल। चित्र ये दे रखा है हमारे पास, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, ये माध्यम ऊपर वाला जो माध्यम है ये माध्यम ए है और ये वाला माध्यम बी है, और यहाँ से एक प्रकाश किरण गई है और यहाँ से होके निकल गई है, ठीक है। इस वाले का जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण दे रखा है 45 अंश और ये वाला कोण दे रखा है 30 अंश। कितना दे रखा है? 30 अंश। तो सुनो ध्यान से, ये देखो अभिलंब होता है, ये क्या होता है? अभिलंब। ये अभिलंब होता है, तो अभिलंब और आने वाली किरण के बीच का कोण माना जाता है। तो अब आने वाली किरण ये है, तो इसके बीच में जब ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा। कितने अंश होगा? 45 अंश। ये 30 अंश है, तो 90 में से हम घटा देंगे 30 अंश, तो ये बचेगा 60 अंश। तो ये वाला कोण इतना आ जाएगा 60 अंश। क्या आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सोल्व कैसे होगा, मैं आपको बता दूं, ये आई का मान है, किसका मान है? आई का। और ये मान है आर का, किसका मान है? आर का। सूत्र लगाएंगे हम स्नेल का नियम। क्या लगाएंगे हम? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम होता है एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। एन बराबर साइन आई का मान कितना दे रखा? 45 अंश। तो साइन 45 अंश बटे नीचे आर का मान कितना दे रखा है? 60 अंश, ठीक है। आर का मान दे रखा है 60 अंश। आर का मान 60 अंश दे रखा है, तो यहां पर लगा देंगे साइन 45 अंश का मान होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2। साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया एन बराबर 1 बटे अंडर रूट 2, और ये जो अंडर रूट 3 बटे 2 है इसको उल्टा कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये एन बराबर, ये जो तो ऊपर 2 है, इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, और नीचे हमारे पास है अंडर रूट 2, नीचे हमारे पास है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। तो इससे हमने इसे काट दिया, तो ये बचा हमारे पास एन बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये आंसर निकल के आ गया। इसे पीडीएफ में भी हमने करा है, आप पीडीएफ में भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से चित्र बनाकर, पूरा चित्र बनाकर समझाया है सवाल। यहाँ पर आई और आर के मान भी निकाल के दिखाए हैं कि 90 अंश और 90 अंश में 45 माइनस करा, 90 में 30 अंश माइनस करा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा ये है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना चाहिए उसे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कर पाते हैं इसको सवाल को। ये भी सवाल ज्यादा कठिन नहीं है फिलहाल, अगर चाहो तो बहुत आराम से कर सकते हो। तो निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड है, इसमें देखो एक ट्रिक होती है करने की, वो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। ट्रिक क्या है? निकट दृष्टि दोष वाला 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। तो जहां तक वो पढ़ सकता है, जहां तक वो पढ़ सकता है, कहां तक? 20 सेंटीमीटर, उसे हम कहते हैं वी माइनस के 20 सेंटीमीटर। जहां तक उसे पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है? पढ़ना है उसे 25 सेंटीमीटर तक, उसे बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम, हमें निकालना है फोकस दूरी एफ निकालना है। सूत्र क्या है हमारे पास? 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी प्लस 1 बटे यू। एफ का मान हमें निकालना है, बी का मान दे रखा है माइनस के 20 प्लस यू का मान दे रखा है माइनस के 25, ठीक है। क्या दे रखा है? माइनस के 25। इसमें इन दोनों में लासन किया जाएगा, लासा आ जाएगा अपना 100, ठीक है। 100 पंजे होते हैं 100, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 20 चौक होते हैं 100, यहाँ पर 4 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक गलती होगी, यहाँ पर लेंस का सूत्र जो होता है माइनस में होता है। किसमें होता है? माइनस में। यहाँ पर माइनस आएगा, लेंस का सूत्र क्या होता है? माइनस में होता है। तो माइनस में होता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस,
5 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1/100 आ जाएगा। यहाँ पर 1/f तो चल ही रहा है, इसको उल्टा कर लेंगे तो ये f बराबर हो जाएगा माइनस के 100 सेंटीमीटर। ये आ गई उसकी फोकस दूरी, ये क्या आ गई उसकी फोकस दूरी। और ये सवाल हमारा 2 नंबर का है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो इसको देख लो, इसको भी पीडीएफ में हमने करा है, आप आराम से पीडीएफ में सॉल्व कर सकते हो, ये करा हुआ है पूरा सवाल। ठीक है, इसका जो अगला सवाल है उसका नाम है 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की। 20 डायोप्टर है तो हमें निकालनी है लेंस की फोकस दूरी। क्या निकालनी है हमें? फोकस दूरी निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगी। डायोप्टर दे रखा है 20, यानी पी का मान दे रखा है 20 डायोप्टर, 20 डायोप्टर दे रखा है। तो यहाँ पर हम प्लस में 20 डायोप्टर दे रखा है हमें, किसमें दे रखा है? प्लस में 20 डायोप्टर। तो सूत्र हमारे पास है P बराबर 1/f, और यहाँ पर f जो होता है वो किसमें होता है? मीटर में। f किसमें होगा? मीटर में। तो P बराबर f का मान लगा देंगे, कितना है, सॉरी f का मान निकालना है और P का मान दे रखा है, P का मान दे रखा है 20, ठीक है, और f का मान निकालना है। f को इधर फेंक देंगे तो ये f बराबर हो जाएगा 1/20। क्या हो जाएगा? 1/20। यहाँ पर 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो f मीटर में था वो किसमें हो जाएगा? सेंटीमीटर में। 20 से कम 20, 20 पंजे होते 100, f बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया f का मान निकल के। ठीक है, सवाल हमारा हो गया है। 2 नंबर का सवाल ये है। ठीक है, ये भी पीडीएफ में बहुत अच्छे समझाया हुआ है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया सवाल। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 24 का मतलब पहला, 24 का पहला है 20 और 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। यानी 3 प्रतिरोध हैं, R1 है हमारे पास 20, R2 हमारे पास है 24 और R3 हमारे पास है 30। हमें निकालना है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 का मान 20, R2 का मान 24 और R3 का मान 30। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास R बराबर ये हमारे पास हो जाएगा 30 और 20 50 और 4 74, ये 74 ओम। ये निकल के आ गया हमारे पास R का मान श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम की जब बात करेंगे तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R बराबर R1 का मान दे रखा है हमारे पास 20 और R2 का मान दे रखा है हमारे पास 24 और R3 का मान दे रखा है हमारे पास 30। इसका लासा लेंगे, लासा इसका हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120। 20 छंग होते हैं 120, 24 पंजे होते हैं 120 और 30 चौक होते हैं 120। तो 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो ये आ गया हमारे पास 15/120 और यहाँ पर हमारा चल रहा है 1/R। क्या चल रहा है? 1/R। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/R बराबर 15/120। 15 एकम 15, 15 8 कितने होते हैं? 120 होते हैं। 1/R बराबर 1/8। इसे उल्टा कर लेंगे तो ये जाएगा R बराबर 8 ओम। कितना आ गया हमारे पास? 8 ओम। तो ये R का मान निकल के आ गया 8 ओम। ये भी हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, R बराबर 8 ओम निकल के आ गया हमारे पास। ठीक, तो R बराबर 8 ओम हमारे पास हो गया। अब अगला सवाल हमारे पास है, मतलब दोनों में, दोनों कंडीशन में आ गया। आप पीडीएफ में भी दिखा देते हैं आपको। देखो ये करा हुआ सवाल पूरा है, ये बता देते हैं आपको यहाँ पर। अच्छा एक सवाल और रह गया ऊपर, सॉरी। हाँ एक सवाल मतलब ओम से ऊपर एक हम, अच्छा एक सवाल हम स्किप करके नीचे आ गए, कोई बात नहीं। हमने 24 का सवाल करा है, 23वां सवाल अभी करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, पहले 23वां सवाल समझा देते हैं। 23वां सवाल ये है, यदि किसी तार को बीच से मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए, अब उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इस बात को समझते हैं। 23 का ये पहला सवाल है। देखो तो 23 का पहला सवाल देखो कैसे समझेंगे हम। ये देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ पूरा सवाल। देखो पूरा सवाल ये करा हुआ है। पहले तो देखेंगे उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी, प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L।
और प्रारंभिक तार का क्षेत्रफल a है। कितना है? a है क्षेत्रफल, मान लिया हमने। तो जब तार को दोहरा कर मोड़ दिया जाए तो उस समय जो लंबाई है वो आधी हो जाएगी, तो लंबाई आधी हो गई, लेकिन तार की जो मोटाई है वो दोगुनी हो जाएगी। जैसे कि ये तार की लंबाई है ये, ठीक है। अब ये तार की मोटाई है, हमने इसे मतलब ये तार की लंबाई है, इसे मतलब मोड़ दिया हमने, तो ये आधा हो गया। लेकिन लंबाई जो है इसकी लंबाई मोटाई कितनी होगी? मोटाई इसकी दोगुनी होगी। मोटाई इसकी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल डबल हो गया और लंबाई जो है वो आधी हो गई, ठीक है। इसके बाद देखें, प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो एल बटे ए। R बराबर रो एल बटे ए होता है। नया प्रतिरोध हो जाएगा R डैश बराबर रो L1 बटे A1, रो L1 बटे A1, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर जो L1 बटे A1 है इसका मान यहां से उठा के रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा L बटे A बटे 2A, L बटे A बटे 2A। तो ये दो नीचे आ जाएगा, दो दूनी कितने हो गए? 4 हो गए। तो रो बराबर L बटे 4A, L बटे 4A। तो यहाँ पर L बटे जो 4A है, तो रो और L बटे 4A को एक तरफ कर लेंगे और रो L बटे 4A इसका मान जो है वो R के बराबर है। जो प्रतिरोध था किसके बराबर है? R के बराबर। तो यहाँ पर हम R रख देंगे, ये निकल के आ जाएगा R डैश बराबर 1/4 और R, ये निकल के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। और इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं, आपको PDF में दे देंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल हमारा ये है, देखो अगला सवाल ये है कि दो प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए? तो देखो, सबसे जरूरी बात आपको बता दें, यहाँ पर देखो समझाया हुआ है, मैं आपको इसको भी थोड़ा सा अच्छे समझा देता हूं। जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? समान होता है। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? समान होता है। उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र जूल के तापन नियम से, जूल के तापन नियम से उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? H बराबर बी स्क्वायर बट्टी H बराबर V स्क्वायर बटे R और T, ये उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र होता है। यहाँ पर B विभवांतर होता है, T समय होता है, R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो H समानुपाती होता है 1/R के, क्योंकि B और T को हम नियत कर देंगे, यहाँ पर समय और T दोनों नियत रहेंगे। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि अगर जब H समानुपाती हो जाएगा 1/R के, R जितना कम होगा H उतना ज्यादा होगा, और R जितना ज्यादा होगा H उतना कम होगा। तो उसने बोला है कि प्रतिरोध कितने हैं? 3 ओम है और 5 ओम है। तो 3 ओम वाला जो प्रतिरोध है, कम वाला प्रतिरोध है 3 ओम वाला, 3 ओम वाला जो प्रतिरोध है उसमें ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी, 5 ओम वाले प्रतिरोध में ऊष्मा कम उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है और बहुत अच्छे से ये भी मतलब नोट्स बने हुए हैं, अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये हमने खुद नोट्स बनाए हैं बेटा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए, नहीं तो आंसर बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा आसान करने के लिए हमने इसे बना रखा है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 24 का जो पहला सवाल है, 24 का पहला वो तो हो चुका है, वो तो हमने कर दिया 24 का पहला। अब 24 का जो दूसरा है, 24 का दूसरा, तो 24 का दूसरा देखो क्या है, उसमें ये बोला गया है किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है और इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यदि परिपथ में 20 ओम, परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस पर तो इस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। दो चीज हमें निकालनी है। दिया क्या चीज दे रखा है हमें, देखो हमें आई दे रखी है 5 एम्पियर, कितने एम्पियर दे रखी है? 5 एम्पियर, ठीक है। और हमें टी दे रखी है हमें 8 सेकेंड, टी कितनी दे रखी है? 8 सेकेंड। प्रतिरोध हमें दे रखा है 20 ओम। हमें दो चीजें निकालनी है, उसने बोला इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n निकालना है, हमें निकालनी है हीट,
एच भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर एन ही होता है, Q बराबर एन ही, और जो Q है इस Q के बराबर भी सूत्र होता है IT। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि I बराबर Q बटे T होता है। यहाँ से T को इधर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा IT बराबर Q, यानी Q की जगह हम IT भी दे सकते हैं बराबर NE। I का मान दे रखा है 8, T का मान दे रखा है, सॉरी I का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है 5, T का मान दे रखा है 8, N का मान निकालना है जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जो स्मॉल ई है इसका मान नियत होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19। तो ये गुणा में इधर काम आ जाएगा भाग में, तो लेके आते हैं, तो यहाँ 5 गुणे 8 है और नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बराबर n। 5 अट्ठे होते हैं 40, 5 अट्ठे कितने होते हैं 40 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 बराबर n। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी कितने हो गए 32, 8 बचेंगे, 16 पंजे, 16 पंजे कितने हो गए 80। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, और गुणे 10 की घात जो माइनस के 19 है वो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस के 19। ठीक है, बराबर n है, यानी n बराबर निकल के आ गया है 25 गुणे 10 की घात 19। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी आ गई है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के बाद हमें निकालना है क्या बोलते हैं हीट। तो हीट के लिए सूत्र हमारा क्या है, देखो हीट के लिए सूत्र है हमारा, हीट के लिए सूत्र है H बराबर V I स्क्वायर T, V I स्क्वायर T। ठीक है, V I स्क्वायर T, सॉरी प्रतिरोध दे रखा है ना हमें, तो H बराबर सूत्र है हमारे पास R I स्क्वायर T। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र आता है। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो H हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है H। तो H निकालने के लिए हमें R रखना पड़ेगा, R कितना दे रखा है 20, R दे रखा है 20। हमें I निकालना पड़ेगा, I दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर, और T रखना पड़ेगा, T कितना है 8 है। तो 20 गुणे 5 का स्क्वायर 25 और गुणे 8। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 20 तो ऐसे रहने दो, 25 की 8 से गुणा करेंगे तो 25 25 चौक 100 होते, 25 अट्ठे होते 200, और ये हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, 2 दूनी कितने हो गए 4, यानी 4000 जूल ये आ गई हमारे पास ऊष्मा, 4000 जूल। ठीक है, तो दो चरणों में सवाल हुआ, पहला तो हमें n निकालना था, n हमने निकाल लिया है, अब दूसरा हमारे पास हमें निकालना था हीट, हीट भी हमने निकाल ली है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है दो चुंबकीय बल रेखाओं, ये अथवा में है। ठीक है, आप चाहें तो 24 का पहला और 24 का दूसरा कर सकते हो। ठीक है, 24 का पहला जो है 2 नंबर का है, और 24 का दूसरा जो हमने अभी कराया वो 4 नंबर का है, तो कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहें तो 24 का ये जो हम अथवा अब करने जा रहे हैं ये भी कर सकती हो। तो 24 का जो अथवा है उसमें क्या बोला है, दो चुंबकीय बल रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो देखो क्यों नहीं करती प्रतिच्छेद, समझाते हैं आपको। देखो प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, देखो देखो यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा करती हैं तो प्रतिच्छेद परिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दो दिशाओं में संभव नहीं है, वो असंभव है। तो ये हमारे पास इस सवाल का आंसर था, जो ये सवाल था। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये इस सवाल का आंसर है।
आप इसको स्टॉप करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, इसने बोला है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण दिखा देते हैं आपको। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्न है। पहला तो है ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ध्रुवों के पास बल रेखाएं सघन होती हैं जो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को संकेत देती हैं, जबकि अन्य स्थानों पर ये विरल होती हैं, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को नहीं दर्शाती हैं। तो ये हमारे पास सवाल हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखो इसी का अगला सवाल है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो कब अधिकतम होता है उसके लिए देखो हमने समझा रखा है, पूरा बता देते हैं आपको। देखो ध्यान से बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल F का परिणाम सूत्र ये जो रखा है F बराबर आई वी एल साइन थीटा से ज्ञात किया जाता है, ठीक है, द्वारा दिया जाता है, मतलब इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। अतः F बराबर आई बी एल साइन थीटा, अगर थीटा का मान 90 अंश रख देंगे तो ये निकल के आएगा F बराबर आई बी एल। अगर थीटा का मान आप 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, और अगर आपने थीटा का मान 180 अंश रख दिया तब भी ये 0 आएगा, क्योंकि साइन 180 अंश और साइन 0 अंश का मान 0 होता है। इसीलिए अगर अधिकतम मान चाहिए तो किस पे होता है, 90 अंश पे लिखा है। अतः जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत होती है तब बल अधिकतम होता है। कैसा होगा, अधिकतम होगा जब लंबवत होगी तब, अगर लंबवत नहीं होगी तो अधिकतम नहीं होगा। तो ये फिजिक्स हमारी कंप्लीट होती है। अब केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, और केमिस्ट्री को हम बहुत ही ध्यान से सब लोग समझेंगे, ठीक है, कि केमिस्ट्री को कैसे आपको करना है। तो बिल्कुल बने रहे वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट नंबर हमने आपको दे रखा है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखो सबसे पहला सवाल 4 नंबर का सवाल दे रखा है, बोला है एथेनोइक अम्ल, क्लोरोब्रोमेन, ब्यूटेनॉन और डिओपेंटेन, इन सबका हमें संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है हमें, संरचना सूत्र। तो देखो एथेनोइक एसिड जो है उसका संरचना सूत्र क्या है, देखो उसका संरचना सूत्र है CH3COOH। ये किसका है, एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड का है, पहला आपका है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन का क्या है, देखो CH3, ठीक है, CH2 और CH2, CH2, और नीचे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा Cl। इसके यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 2 बॉन्ड यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है नंबर 2, जिसका नाम है एक क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद है ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन का क्या आएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, और यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ आ जाएगा CO। क्या आ जाएगा हमारे पास, CO। तो ये आ गया हमारे पास ब्यूटेनॉन। फिर है हमारे पास जिसका नाम है नियोपेंटेन। तो इसका सूत्र क्या है, देखो इसका सूत्र ये है, ये चौथे नंबर का आता है हमारा। इसका सूत्र है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं, चारों सवाल कंप्लीट होते हैं, चारों के हमने संरचना सूत्र समझाए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ये चारों आपके आ गए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
तो अगला सवाल हमारे पास है जिसका नाम है मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम और संगठन में उपयोग लिखिए। तो देखो मिश्र धातु क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दिया जाता है तो जाके मिश्र धातु बनती है। क्या बनती है? मिश्र धातु। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तब हमारी मिश्र धातु बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर मिश्र धातु के बारे में हमने समझा रखा है। क्या समझाया? देखो, दो या दो से अधिक धातुओं या धातु अथवा अधातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु एक तो पीतल है, एक कांसा है। तो पीतल के अंदर संगठन क्या होते हैं? कॉपर और जिंक। कांसा के अंदर संगठन क्या होते हैं? कांसा और कॉपर और टिन। उपयोग इनके क्या होते हैं? पीतल का उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में किया जाता है, और कांसा का उपयोग जो है घंटी और सिक्के बनाने में किया जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है और इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कॉपर सल्फाइड Cu2S से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो उसके बारे में देखो हमने क्या लिखा है, आपको समझा देते हैं। देखो, उसके बारे में हमने ये लिखा है कि कॉपर सल्फाइड से कॉपर धातु, कॉपर सल्फाइड आयस को वायु की उपस्थिति में भर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? भर्जन, जिससे इसका कुछ हिस्सा कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। शेष कॉपर सल्फाइड बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के गर्म करने पर Cu2O के साथ अभिक्रिया करके कॉपर धातु बनाता है। भर्जन के दौरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया, भर्जन के दौरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे पास है 2Cu2S प्लस 3O2, और यहाँ पर गर्म करेंगे तो 2Cu2, मैं यहाँ रिएक्शन लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप आराम से लिख लें इसको। रिएक्शन ये देखो, Cu2S प्लस O2, ठीक है, इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे इसको, तो ये बनेगा Cu2O प्लस SO2। ठीक है, और दोबारा जब इसका स्वयं अपचयन करेंगे तो Cu2O प्लस Cu2S, और बनेगा हमारे पास कॉपर। ये कॉपर धातु में प्राप्त होगी प्लस SO। बैलेंसी करने के लिए यहाँ पर हमें, जब बैलेंसी करेंगे तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे पास सवाल कंप्लीट होता है। बाकी आप इसको नोट कर लें ध्यान से ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगला सवाल है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर टिप्पणी लिखना है हमें? देखो, सबसे पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया, फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर है पीएच मूल। तो पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए ये हमारे पास आ चुका है, यहां से आपको बता देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया में अम्ल, क्षार एवं दूसरे के गुणों को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे गुणों को समाप्त कर देते हैं। उदाहरण, HCl और NaOH के बीच अभिक्रिया इसका एक समान उदाहरण है। तो एक तो हमारे पास है HCl, नाम क्या है उसका? HCl, और प्लस हम किस तरह रिएक्शन कराएंगे इसकी? NaOH के साथ, NaOH। तो NaOH के साथ जो रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारे के लिए क्या बनता है? देखो, यहाँ पर बनता है, देखो यहाँ पर बनता है, देखो दो चीजें बनती है। एक तो NaCl बनता है, प्लस दूसरा हमारे पास बनता है H2O। इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है। और अगला सवाल हमारे पास है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या लिख सकते हैं? देखो, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, किसको? जिप्सम को लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम क्या होता है? देखो, उसके बारे में बता देते हैं आपको। जिप्सम हमारे पास है जैसे कि CuSO4 into 2H2O, इसको गर्म किया जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनेगा?
CuSO, सॉरी Cu नहीं, गलत हो गया, CaSO4 इंटू 2H2O, गर्म करेंगे इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर, बनेगा क्या हमारे पास CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O, ये हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, रिएक्शन है, और ये जिप्सम है, जिप्सम को कितने गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको लिख लें आप ध्यान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसका नाम है पीएच मूल। देखो पीएच मूल क्या होता है उसके बारे में समझा देते हैं आपको। पीएच मूल क्या है, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, पीएच मूल किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का एक माप है जो O से मतलब 0 से 14 तक होता है। और पीएच इसके देखो पॉइंट क्या है, पीएच मान बराबर होता है माइनस के लॉग H प्लस। सूत्र का उपयोग करके इसकी गणना की जा सकती है। ठीक है, सूत्र का उपयोग करके इसकी गणना की जा सकती है। यहाँ पे लिखा है पीएच मान 7 होने पर विलयन उदासीन जैसे कि शुद्ध जल, और पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय, और 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है। इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास अथवा में है, जो मतलब 4 रिएक्शन है, उन 4 रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूँ, वो 4 रिएक्शन कैसे की जाएंगी। ठीक है, तो 4 रिएक्शन हम लेते हैं, यहाँ पर चारों रिएक्शन हम ले लेते हैं जिनका नाम है 3 रिएक्शन है। पहला तो है एल्यूमिनियम, मतलब लिखा है निम्नलिखित की जल से अभिक्रिया रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एल्यूमिनियम की जल से क्रिया कर रहे हैं, कैल्शियम की जल से क्रिया कर रहे हैं, आयरन की जल से क्रिया कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम की जल से जब क्रिया कर रहे हैं तो बनने Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम की जब जल से अभिक्रिया कर रहे हैं तो बनने है भुजा चूना और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आयरन की जो जल से क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 चीजें बन रही है, Fe3 और O4, और प्लस एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट होती है। केमिस्ट्री में इतना ही है, और क्या बोलते हैं, इससे अगले हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझते हैं। केमिस्ट्री फिलहाल कंप्लीट हो गई, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसका नाम है क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है, और कायिक प्रवर्धन के लाभों को संक्षेप में लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे हम कि कायिक प्रवर्धन क्या है। आप लोग बस ध्यान से इसको देखते रहें। ठीक है, समझाते हैं कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने बहुत आसान भाषा में इसको लिख रखा है, इसको भी समझा देते हैं आपको। कायिक प्रवर्धन, देखो कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें पौधे के किसी भाग जैसे कि जड़, तना या पत्ती से एक नया पौधा विकसित होता है। यह एक प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रिया हो सकती है। प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रिया हो सकती है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है, कम समय में बड़ी मात्रा में पौधे तैयार किए जाते हैं। सभी पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे से समान होते हैं। जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं उनका उत्पादन भी हो सकता है। रोग मुक्त पौधे का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन तय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक तो है अंतर्ग्रंथन और एक है ऑक्सिन। ठीक है, अंतर्ग्रंथन को सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। तो ये अंतर्ग्रंथन के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, अंतर्ग्रंथन क्या है, अंतग्रंथन। ठीक है, तो अंतग्रंथन क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें। वह बिंदु जहां 2 न्यूरॉन संकेतों या तंत्रिका आवेगों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं,
यह तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जोड़ या अंतराल है। जब एक तंत्रिका आवेग प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है तो यह कुछ रासायनिक पदार्थों को छोड़ता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ऑक्सिन के बारे में क्या लिखा है, देखो ऑक्सिन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से पौधों के ऊपरी सिरों का युवा पत्ती में संश्लेषित होता है। ऑक्सिन कोश का विभाजन और कोशिकाओं में वृद्धि बढ़ा देता है जिससे तने और जड़ें लंबी हो। ठीक है, तो ये ऑक्सिन के बारे में था, ये भी कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद है पारितंत्रिक को परिभाषित कीजिए। तालाब परितंत्र को विभिन्न घटकों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ वो भी समझा देते हैं आपको। तो ये आप ध्यान से मतलब जो है देख लें आप एक बार कि ये लिखा हुआ है पारितंत्रिक के बारे में। पारितंत्रिक मतलब होता है पूरा सिस्टम, जैसे कि यहाँ लिखा है ये प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तालाब परितंत्र के घटक है। तालाब परितंत्र के मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक जैसे कि क्या बोलते हैं प्रकाश है, ताप है, जल और पीएच मान मिट्टी शामिल होती है। और अजैविक घटक में मछलियां, पौधे, बैक्टीरिया आदि होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मतलब जो है इतना हमने बताया। दो क्वेश्चन यहाँ पर रह गए, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण आराम से मिल जाएंगे गेस्ट पेपर में, और आहार नाल। तो जो देखो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें न्यूमेरिकल थे और केमिस्ट्री की रिएक्शन थी जो कि हमने आपको समझाई है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इसको बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए। कोई भी वीडियोस कोई भी मतलब आपको मिलेगी तो इस पे नोटिफिकेशन आपको मतलब मिल जाएगा, हम स्टेटस लगा लेते हैं। ये हमारा नंबर है, इसको नोट कर लीजिए और अपने पास लिख लीजिए। कोई दिक्कत आती है इसे व्हाट्सअप करिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये कांटेक्ट नंबर है, इसको अपने पास लिख लेना। कोई दिक्कत आए तो इस पर व्हाट्सअप कर देना। पीडीएफ चाहिए तब भी इसे व्हाट्सअप करे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी पीडीएफ में। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी अपने दोस्तों को भेजो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए